Good morning everyone. Welcome to TSN the school. Myself Swati Mahavar. I teach SST subject. Today we start with the subject history of class 10. We start with chapter number 1. The name of the chapter is Rise of Nationalism in Europe. In the previous videos we complete the two section of this chapter. Now today we start with the third section of this chapter, that is on page number 13. Come to page number 13. As conservative regimes tried to consolidate their power, liberalism and nationalism came to be increasingly associated with revolution in many regions of Europe, such as the Italian and German states, the provinces of the Ottoman Empire, Ireland and Poland. अब जैसे जैसे कंजर्वेटिव रिजाइंस जो थे, जो रूढ़िवादी लोग थे, उन्होंने अपनी पावर को धीरे धीरे बढ़ाना स्टार्ट किया था। तो लिबरलिज्म और नेशनलिज्म ये दो ऐसी फीलिंग्स थी जो लोगों के अंदर आई थी, जिसके अंदर जो रिवॉल्यूशन के अंदर बहुत यूज़फुल साबित हुई थी। यानी कि लिबरलिज्म और नेशनलिज्म की फीलिंग की वजह से लोगों को समझ में आया कि हमें रिवॉल्यूशन करना है और हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल जो हमारा गवर्नमेंट है उसको हमें वापस से सेटअप करना है। इन द मैनी रीजन्स ऑफ कहाँ पर, यूरोप, जैसे कि इटालियन, जर्मन स्टेट, प्रोविंसेस ऑफ ऑटोमन एम्पायर, आयरलैंड, पोलैंड। These revolutions were led by the liberal nationalists belonging to the educated middle class elite, among whom were professors, school teacher, clerk and member of the commercial middle class. अब ये जो रिवॉल्यूशन हुआ था, जो अपने देश को आज़ाद कराने के लिए जो क्रांति इन्होंने की थी, तो उसके अंदर जो लिबरल नेशनलिस्ट जो थे वो किस क्लास से बिलोंग करते थे? मेनली मिडिल क्लास के लोग थे, एडुकेटेड, पढ़े लिखे, प्रोफेसर्स थे, उसके अंदर स्कूल टीचर्स थे, क्लर्क्स थे, ये सारे लोग मिडिल क्लास से रिलेट करते थे। कमर्शियल मिडिल क्लास यानी कि जो बिजनेस क्लास होता था वो। The first upheaval took place in France in July 1813. The Bourbon kings, who had been restored to power during the conservative reaction after 1815, were now overthrown by liberal revolutionaries who installed a constitutional monarchy with Louis Philippe at its head. अब सबसे पहले जब ये क्रांति उन्होंने स्टार्ट की थी फ्रांस के अंदर जुलाई 1830 के अंदर, तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, जो बर्बन राजा था उस राजा को अपनी गद्दी पे से उन्होंने हटा दिया। वो राजा कब बैठाया गया था? जब वहाँ पे मोनार्की सिस्टम स्टार्ट हो गया था, तब उस राजा को वहाँ का रूलर बनाया गया था। तो जो लिबरल रिवोल्यूशनरीज थे उन्होंने 1815 के अंदर उसको हटा दिया। When France sneezes, Metternich of once remarked, the rest of the Europe catches cold. मैटरनिक क्या बोलता है कि अगर फ्रांस को छींक आती है तो पूरे यूरोप के अंदर सर्दी जुकाम हो जाता है। द जुलाई रेवोल्यूशन स्पार्क्ड एन अपराइजिंग इन ब्रुसेल्स विच लेड टू बेल्जियम ब्रेकिंग अवे फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड। अब जुलाई का जो रेवोल्यूशन हुआ था उसकी आग इतनी भड़की कि जो बेल्जियम था, बेल्जियम को यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से बिल्कुल अलग कर दिया गया। An event that mobilized nationalist feeling among the educated elite across Europe was the Greek War of Independence. अब जो एडुकेटेड लोगों के बीच में जो यूरोप के जो नेशनलिस्ट की फीलिंग जो जागृत हुई थी, मतलब उनकी देशभक्ति की जो फीलिंग उनमें आई थी, तो उसकी वजह से उन्होंने क्या किया था, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ग्रीस हैड बीन पार्ट ऑफ द ओटोमन एम्पायर सिंस 15th सेंचुरी। 15th सेंचुरी से ग्रीस जो था वो ओटोमन एम्पायर का पार्ट था, उसी का राज्य था। द ग्रोथ ऑफ रिवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट इन यूरोप स्पार्क्ड ऑफ अ स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस अमंगेस्ट द ग्रीक्स विच बिगेन इन 1821। अब जो रिवोल्यूशनरीज जो थे वो क्या चाहते थे, मतलब उनको जो नेशनलिस्ट की फीलिंग थी वो उन्होंने पूरे यूरोप के अंदर स्पार्क की थी, पूरे यूरोप में फैलाई थी। लेकिन सबसे पहले वो 1821 के अंदर कहाँ पर स्टार्ट हुआ था, ग्रीक्स के अंदर। नेशनलिस्ट इन ग्रीस गॉट सपोर्ट फ्रॉम अदर ग्रीक लिविंग इन एग्जाइल एंड ऑल्सो फ्रॉम मैनी वेस्ट यूरोपियंस हु हैड सिंपैथीज फॉर एंशिएंट ग्रीक कल्चर। अब जो वहाँ पर नेशनलिस्ट थे, जो क्रांतिकारी थे ग्रीस के अंदर, उनको पूरा सपोर्ट मिला था ग्रीक के लोगों का, वहाँ की जो जनता थी उनका पूरा सपोर्ट उनको मिला था। वेस्ट यूरोपियन भी उनके साथ में था, क्योंकि उनको सिंपैथी थी कि ग्रीक ने अभी तक अपने कल्चर को, अपने रिलीजन को अभी तक उसने सेव करके, प्रिजर्व करके रख रखा है। Poets and artists lauded Greece as the cradle of European civilization and mobilized public opinion to support its struggle against a Muslim empire. अब जो वहाँ के पोइट्स जो थे, जो आर्टिस्ट थे, वो क्या बोलते थे कि ग्रीस ने अपनी यूरोपियन सिविलाइजेशन का पालन किया है, यानी कि जो उनके यूरोपियन सिविलाइजेशन के अंदर जो चीज़ें थी उन्होंने वही चीज़ों के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग ही वो चले हैं और अपने क्रांति के रास्ते पर वो चल रहे हैं। तो ये ऐसा बोलकर उन्होंने उनका और अच्छा समर्थन किया उन्होंने, एंड मोबिलाइज पब्लिक ओपिनियन टू सपोर्ट इट्स
स्ट्रगल अगेंस्ट अ मुस्लिम एम्पायर। और उन्होंने इसकी वजह से लोगों के ओपिनियन बहुत अच्छे हो गए उनके लिए, लोग उनके साथ बोलने लग गए, उनके साथ में चलने लग गए, उनके साथ स्ट्रगल के अंदर वो लोग मिलके काम करने लग गए अगेंस्ट अ मुस्लिम एम्पायर, कि उस मुस्लिम एम्पायर को वहाँ से हटाया जाए। द इंग्लिश पोइट लॉर्ड बायरन organized funds and later went to fight in war where he died of fever in 1824। अब एक इंग्लिश पोएट थे जिनका नाम था लॉर्ड बायरन, उनकी डेथ हो गई थी क्योंकि वो इस युद्ध के अंदर लड़े थे, जो यहाँ पर क्रांति का युद्ध हो रहा था, जो वॉर यहाँ पर हो रहा था, उस वॉर के अंदर उन्होंने फुल्ली पार्टिसिपेट किया था। तो 1824 में बुखार आने की वजह से उनकी डेथ हो गई थी और उन्होंने बहुत अच्छा फंड तैयार किया था, बहुत अच्छा फंड कलेक्ट किया था इस वॉर के लिए। फाइनली द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ऑफ 1832 रिकॉग्नाइज ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। अब एक ट्रीटी साइन की गई कॉन्स्टेंटिनोपल की, मतलब एक उन्होंने एग्रीमेंट साइन किया 1832 के अंदर, जिसके अंदर ग्रीस को एक इंडिपेंडेंट नेशन बनाया गया। नाउ 3.1 द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। द डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म डिड नॉट कम अबाउट ओनली थ्रू वॉर्स एंड टेरिटोरियल एक्सपेंशन। अब जो डेवलपमेंट था नेशनलिस्ट का, यानी लोगों के अंदर जो देशभक्ति की भावना थी, वो सिर्फ लड़ने की वजह से नहीं आई थी, बल्कि कल्चर ने भी बहुत अच्छा रोल प्ले करा था उनके अंदर नेशनल की फीलिंग को क्रिएट करने के लिए। कल्चर प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ नेशन। आर्ट एंड पोइट्री, स्टोरीज एंड म्यूजिक हेल्प एक्सप्रेस एंड शेप नेशनलिस्ट फीलिंग। अब लोगों ने अपने आर्ट, पोइट्री, स्टोरी, म्यूज़िक, इन सब के ज़रिए से लोगों को ये समझाना शुरू कर दिया कि नेशनलिज्म हमारे लिए कितना ज़रूरी है। Let us look at romanticism, a cultural movement which sought to develop a particular form of nationalist sentiment। अब वो इमेजिनेशंस के अकॉर्डिंग पिक्चर्स बना करके, पेंटिंग्स बना करके लोगों को समझाने लगे कि नेशनलिस्ट क्या है, और उनके अंदर नेशनलिस्ट फीलिंग्स, मतलब इमोशंस उन्होंने क्रिएट करना शुरू किया। Romantic artisans and poets generally criticize the glorification of reason and science and focus instead on emotion, intuition and mystical feelings। अब जो ये पेंटर्स होते थे, जो ये आर्टिसंस होते थे, आर्ट एंड क्राफ्ट, जो ये पोइट्स होते थे, वो क्या काम करते थे कि वो तर्क वितर्क के ऊपर अपना वो नहीं डिबेट नहीं देते थे, वो तर्क वितर्क के उसमें नहीं पढ़ते थे। वो क्या कहते थे, उनको ना तो विश्वास था तर्क वितर्क के ऊपर, ना ही उनको साइंस के ऊपर विश्वास था। वो क्या चाहते थे कि लोगों के इमोशंस को क्रिएट किया जाए, लोगों के इमोशंस को मोटिवेट किया जाए, ताकि उनके अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग जागृत हो जाए, उन्हें दिल से लगने लगे कि भाई हमें हमारे कंट्री को फ्री कराना है। Their effort was to create a sense of shared collective heritage, a common cultural past as the basis of a nation। वो क्या चाहते थे कि हमारे नेशन के लिए, हमारे कंट्री के लिए हमको कलेक्टिवली मिलके हमारे हेरिटेज जो है, हमारा जो कल्चर है, उसको मिलके हमें प्रिजर्व करना चाहिए। Other romantics such as German philosopher John Gottfried Herder claimed that true German culture was to be discovered among the common people। अब एक फिलोसोफर थे जॉन गुडफ्राइड हर्डर, 1744 से 1830 तक का उनका टाइमिंग था, मतलब 1744 में बर्थ हुआ था और 1803 के अंदर उनकी डेथ हो गई थी। तो उस टाइम पीरियड के अंदर उन्होंने क्या बोला कि जर्मन कल्चर जो है वो कहाँ डिस्कवर होगा, कॉमन पीपल के अंदर। जैसे दास वॉल्क कहा जाता था कि वहाँ के जो कॉमन नेटिव्स हैं उनके अंदर ही जर्मन कल्चर को हम प्रिजर्व करके रख सकते हैं, क्योंकि लोग ही हैं जो अपने कल्चर को आगे लेकर जाएंगे, उसे बढ़ाएंगे, आगे अपनी जनरेशन के अंदर उसको एडमिट कराएंगे। It was through folk songs, folk poetry and folk dances that the true spirit of the nation was popularized। फोक सॉन्ग्स, जो उनके पहले से फोक सॉन्ग्स चलते हुए, लोकगीत, फोक पोइट्री, लोक पोइट्रियाँ जो होती थी, लोक नृत्य जो होते थे, तो उनके जो पर्टिकुलर उस रीजन के अंदर जो गाने, म्यूज़िक, डांस वगैरह चलते थे, वही उन्होंने अपनी स्पिरिट बनाई कि यही हमारे नेशन की क्या है, स्पिरिट है, और इसी के अकॉर्डिंग हमें हमारे नेशन को फ्री कराना है। सो कलेक्टिंग एंड रिगार्डिंग द फॉर्म्स ऑफ फोक कल्चर वॉज एसेंशियल टू द प्रोजेक्ट ऑफ नेशन बिल्डिंग। नेशन को एक कंट्री बनाने के लिए फोक जो म्यूज़िक कल्चर था, फोक जो उनका लोक कल्चर था, उसको उन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट माना कि अगर हम हमारे कल्चर के अकॉर्डिंग सब मिलके काम करेंगे तो हम हमारे नेशन को एक नेशन स्टेट के अंदर चेंज कर सकते हैं। The emphasis on vernacular language and the collection of local folklore was not just to recover an ancient nation spirit but also to carry the modern nationalist message to large audience who were mostly illiterate। अब जो लोग पढ़ नहीं सकते थे, जो लोग रीडिंग पढ़ना नहीं जानते थे, अनएजुकेटेड जो लोग थे, उनके लिए भी ये पिक्चर्स, ये लोकगीत, लोक डांस जो थे, लोक नृत्य जो थे, तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छा इम्पॉर्टेंट उनके लिए साबित हुई थी।
क्योंकि उनके अंदर नेशनल्स की फीलिंग जो क्रिएट करने वाली जो चीज़ें थी वो यही थी। अब पढ़ तो वो सकते नहीं थे, तो ना तो वो न्यूज़पेपर पढ़ सकते थे, ना ही वो बुक्स और मैगजीन पढ़ के उनके अंदर नेशनल की फीलिंग क्रिएट हो सकती थी। तो उन लोगों के अंदर नेशनल की फीलिंग शुरू करने के लिए, नेशनलिस्ट की फीलिंग लाने के लिए ये ज़रूरी था कि फोक सॉन्ग्स और फोक डांस के थ्रू ही उनको समझाया जाए कि नेशनलिज्म आखिर होता क्या है, क्या होती है, देश की जो फीलिंग होती है वो क्या होती है। This was especially so in the case of Poland, which had been partitioned at the end of the 18th century by the great powers Russia, Prussia and Austria. अब स्पेशली किस केस की बात हो रही है, पोलैंड की बात यहाँ पर हो रही है। 18th सेंचुरी के ग्रेट पावर्स जो थी, जैसे कि रशिया, प्रूशिया, ऑस्ट्रिया, इन 3 देशों की यहाँ पर बात हो रही है। इवन दो पोलैंड नो लॉन्गर एग्जिस्टेड एज एन इंडिपेंडेंट टेरिटरी। अब पोलैंड जो था बहुत टाइम तक क्या था, वो इंडिपेंडेंट नहीं था, लोग वहाँ पर किंग का रूल था, उसके अकॉर्डिंग ही वहाँ के लोग काम करते थे। नेशनल फीलिंग्स वर कैप्ट अलाइव थ्रू म्यूज़िक एंड लैंग्वेज। तो म्यूज़िक और लैंग्वेज के थ्रू ही लोगों के अंदर नेशनल फीलिंग्स भेजी गई, लोगों को थ्रू नेशनल फीलिंग्स लोगों के अंदर बांटी गई, उनको अवेयर कराया गया कि नेशनल फीलिंग क्या है, देश की जो फीलिंग होती है। कैरोल Karpinski, for example, celebrated the national struggle through his operas and music, turning folk dances like the Polonaise and Mazurka into nationalist symbol. अब उनके जो फोक डांस थे, जो उनके म्यूज़िक थे, जो ओपेरा जो था उनका, जो भी वो गाने गाया करते थे, तो ये सारी चीज़ें उन्होंने क्या बना दी, नेशनलिस्ट सिंबल, कि हमारे नेशन के क्या है, सिंबल है, कि हमारे देश की पहचान है इन गीतों से, इन नृत्यों से, जो हमारे म्यूज़िक है, इससे हमारे देश की क्या है, एक अलग ही आइडेंटिटी है। लैंग्वेज टू प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स। जो नेशनल लैंग्वेज थी वो भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती थी कि नेशनलिस्ट सेंटिमेंट में। अब जैसे होता है ना, कोई हमारी लैंग्वेज बोलने वाला होता है तो हम उसको क्या मानते हैं कि ये तो अपना ही पर्सन है, ये तो अपना ही रिलेटिव हो सकता है, कि हमारी जैसी लैंग्वेज बोल रहा है, हमारा जैसा कल्चर ये अपना रहा है, तो ये अपने लोगों में से ही है। आफ्टर रशियन ऑक्यूपेशन द पॉलिश लैंग्वेज वॉज फोर्स्ड आउट ऑफ स्कूल्स एंड द रशियन लैंग्वेज वॉज इम्पोज्ड एवरीवेयर। अब जब रशिया के अंदर ऑक्यूपेशन स्टार्ट हुआ तो पॉलिश लैंग्वेज को वहाँ से क्या कर दिया गया, हटा दिया गया, जब रशिया ने पॉलिश के अंदर जाकर के ऑक्यूपेशन स्टार्ट किया था, और वहाँ के स्कूल्स में, ऑफिस में, सभी जगह रशियन लैंग्वेज वहाँ पर चला दी गई। In 1831, an armed rebellion against Russian rule took place, which was ultimately crushed. अब 1831 के अंदर एक आर्मी फोर्स ने वहाँ पर रशियन के अगेंस्ट वहाँ पर उन्होंने धरना बोला था, ठीक है, उन्होंने वहाँ पर वॉर स्टार्ट किया था, उनको अपोज किया था, लेकिन उनका ये अपोजिशन बहुत जल्दी तोड़ दिया गया। Following this, many members of the clergy and Poland began to use language as a weapon of national resistance. बहुत सारे क्लर्गी जो थे पोलैंड के अंदर जो लोग थे, तो वो लैंग्वेज को अपना वेपन बनाते थे कि अगर हम लैंग्वेज, हमारी लैंग्वेज, इसकी लैंग्वेज सेम अगर हम यूज़ करेंगे तो वो सामने वाला हमारा क्या हो जाएगा, हमें सेटिस्फाइड, हमें हमारे साथ में वो क्या करेगा, हमारा समर्थन करेगा, हमारे साथ में नेशनलिस्ट की जो फीलिंग है, जो वॉर है, जो रेवोल्यूशनरी एज ए रेवोल्यूशनरी जो लड़ाई कर रहे हैं उसके अंदर हमारा साथ देगा। As a result, large number of priests and bishops were put in jail or sent to Siberia by the Russian authorities as punishment for their refusal to preach in Russian. अब रशियन लोगों ने क्या करा, वहाँ के जो प्रीस्ट थे, जो बिशप थे, जो चर्च के अंदर पूजा वगैरह करते थे, तो उन लोगों को उन्होंने जेल में डाल दिया क्योंकि वो अपोजिशन में चले गए थे रशियंस के। द यूज़ ऑफ पॉलिश केम टू बी सीन एज अ सिंबल ऑफ द स्ट्रगल अगेंस्ट रशियन डोमिनेंस। और पॉलिश लैंग्वेज का जो यूज़ उन्होंने किया था स्ट्रगल करने के लिए रशियन के अगेंस्ट में, तो ये जो यूज़ किया था वो किसका किया था, पॉलिश लैंग्वेज का किया था, और वो स्ट्रगल के अंदर उन्होंने अपना सिंबल बनाया कि ये जो पॉलिश है, ये हमारा पॉलिश लैंग्वेज है, यहाँ का जो कल्चर है वो हमारा क्या है, सिंबल है, जिसके थ्रू हम रशियंस के अकॉर्डिंग, रशियंस के अगेंस्ट में हम लड़ सकते हैं। क्लियर।